नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन पेलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी के प्रति विभिन्न तिब्बती समूह द्वारा दीर्घायु प्रार्थना। परम पावन दलाई लामा जी द्वारा आसाम आपदा राहत प्रयास में योगदान। निर्वासित तिब्बती संसद द्वारा तिब्बत पर 8वां विश्व संसदों का सम्मेलन का आयोजन। चीनी अधिकारियों द्वारा कैद में रखे तिब्बती भिक्षु को देशभक्ति शिक्षा एवं कठोर परिश्रम में रखना जारी। चीन सरकार ने तिब्बती लेखकों एवं बुद्धिजीवियों को लंबे कारावास की सजा सुनाई। सिक्योंग पेम्बा त्सरिंग का उत्तरी कैलिफोर्निया के तिब्बती समुदाय को संबोधन। केंद्रीय न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल भगवान बुद्ध के अवशेषों के साथ मंगोलिया पहुंचा। अब सुनिए समाचार विस्तार से। आज सुबह 5 तिब्बती संगठनों ने परम पावन दलाई लामा जी के प्रति दीर्घायु प्रार्थना समारोह का मुख्य तिब्बती बुद्ध विहार में आयोजन किया था। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अगले 20 सालों तक तिब्बती लोगों तथा बौद्ध धर्म की सेवा में कार्य एवं जीवित रहूंगा। इसलिए आप सभी खुश होकर रहो। शारीरिक एवं मानसिक रूप से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। उन्होंने कहा कि तिब्बत समस्या का समाधान जल्द हो, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आज के समय चीन में बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है। चीनी लोगों में बौद्ध धर्म के प्रति आस्था अधिक बढ़ रहा है। वर्तमान में तिब्बती धर्म एवं संस्कृति को पूरी दुनिया ध्यान दे रहा है। वैज्ञानिकों भी बौद्ध धर्म पर ध्यान दे रहे हैं। इसलिए तिब्बती बौद्ध धर्म दुनिया भर के लोगों को लाभ दे रहा है। राजनीतिक रूप से मैंने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के नेतृत्व को तिब्बती संघर्ष की पूरी जिम्मेदारी सौंपी है और आज के समय केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के नेतृत्व निर्वासित तिब्बती संसद और सिक्योंग बहुत अच्छे काम कर रहा है। 21 जून 2022 को परम पावन दलाई लामा जी ने आसाम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा को एक पत्र लिखकर आसाम में कुछ हफ्तों से अभूतपूर्व वर्षा और बाढ़ से जान माल के नुकसानों के प्रति चिंता प्रकट की है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि मानसून के बारिश आसाम तथा अन्य भारत के हिस्सों में साल दर साल कहर बरपा रहा है। उन्होंने हाल में आई बाढ़ के कारण आसाम के लोगों को हुई कठिनाई के लिए अपना दुख व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री सहित इस बाढ़ से प्रभावित सभी परिजनों तथा लोगों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है। साथ ही उन्होंने आसाम लोगों के साथ एकजुटता के प्रतीक के रूप में दलाई लामा के गांदेन फोरंग ट्रस्ट से इस राहत प्रयास में योगदान प्रदान किया है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के निर्वासित तिब्बती संसद ने तिब्बत पर 8वां विश्व संसदों का सम्मेलन 22 से 23 जून 2022 को अमेरिका के राजधानी वाशिंगटन में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में 28 देशों के 100 से अधिक सांसदों तथा विशेषज्ञों ने व्यक्तिगत तथा ऑनलाइन के माध्यम से भाग लिया है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य तिब्बत समस्या की समाधान हेतु विभिन्न देशों के सांसदों द्वारा तिब्बत मुद्दे के समर्थन को अधिक सशक्त और सक्रिय बनाना है।
उद्घाटन समारोह की शुरुआत में परम पावन दलाई लामा जी का सम्मेलन के प्रतिभागियों को वीडियो संदेश प्रस्तुत की। अपने संदेश में परम पावन दलाई लामा जी ने तिब्बत मुद्दे के लिए समर्थन तथा चर्चा करने हेतु उपस्थित सभी प्रतिभागियों का आभार प्रकट किए। उन्होंने कहा कि एक तरफ तिब्बत का विषय सत्य के बारे में है और दूसरी तरफ इसमें करुणा एवं आंतरिक शांति को विकसित करने की दृष्टि से मन के कार्यों को समझने शामिल है। इसलिए ये केवल राजनीति का विषय नहीं है, बल्कि तर्क के आधार पर कैसे मन को शांति विकसित कर सके, इससे संबंध रखता है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक रूप से हम तिब्बत के लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं कर रहे हैं। हमारी सबसे चिंता का विषय ये है कि हम कैसे तिब्बती संस्कृति और भाषा को संरक्षण तथा सुरक्षित रखें। इस अवसर पर निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष खेम्पो सोनम तेम्पेल ने इस 2 दिवसीय सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों का स्वागत की। साथ ही उन्होंने संसदीय सम्मेलन के बारे में परिचय देते हुए वर्तमान तिब्बत के मानवाधिकार, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा पर्यावरण की गंभीर स्थिति पर संक्षिप्त जानकारी साझा की। सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में अमेरिका प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी, इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत बोर्ड के अध्यक्ष रिचर्ड गैरी, नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी के अध्यक्ष डेमन विल्सन, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्बा छिरिंग, निर्वासित तिब्बती संसद के सभापति एवं उपसभापति और काल्युन नोर्जिन डोल्मा ने सभी प्रतिभागियों को संबोधित किया था। अपने संबोधन में अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने कहा कि यह दुनिया का नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम एकजुट होकर चीनी शासन द्वारा किए जा रहे अत्याचारों पर आवाज उठाए और तिब्बती लोगों के इस संघर्ष का समर्थन करें। यदि हम चीन द्वारा किए जा रहे मानवाधिकार हनन के खिलाफ व्यावसायिक संबंध के कारण नहीं बोलते हैं, तो हम मानवाधिकारों के प्रति कहीं पर भी बोलने की नैतिक अधिकार को खो देंगे। अपने भाषण में मशहूर फिल्मकार रिचर्ड गैरी ने अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी द्वारा पिछले 3 दशकों से अमेरिका कांग्रेस में कठोर प्रयास के साथ तिब्बत मुद्दे पर विधेयक पारित करने के लिए आभार प्रकट की। उन्होंने कहा कि अहिंसा जरूर काम करती है, लेकिन इसमें लंबा समय लगता है। यदि एक बार जब ये काम कर जाती है तो ये पूरी हो जाती है। पहला दिन के दूसरे सत्र में कांग्रेसमैन जिम मैगोवन ने तिब्बत मुद्दे पर अमेरिका सरकार तथा कांग्रेस द्वारा पारित कानून पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि हम एक विधेयक पर काम कर रहे हैं जिसे हम तिब्बत पर चीनी दुष्प्रचार का सामना करने में अमेरिका सरकार को मदद कर सकेंगे और ये आश्वासन दिया कि अमेरिकी नीति दलाई लामा के वास्तविक स्वायत्तता के प्रश्न का समर्थन करते हैं। इसी प्रकार सिक्योंग पेम्बा छिरिंग ने चीन तिब्बत संघर्ष तथा परम पावन दलाई लामा जी के पुनर्जन्म सहित विभिन्न मुद्दे पर संबोधित किया था। उन्होंने कहा कि तिब्बत कभी भी चीन का हिस्सा नहीं रहा है, जो कि कई शोधकर्ता तथा इतिहासकार के निष्कर्ष में पाया गया है। हालांकि परम पावन दलाई लामा जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन तथा तिब्बती लोगों ने सर्वसम्मति से जमीनी वास्तविकताओं के आधार पर चीन तिब्बत संघर्ष को हल करने के लिए एक व्यवहार्य समाधान के रूप में मध्यम मार्ग नीति को अपनाया है। ज्ञात है कि तिब्बत पर पिछले 7 विश्व संसदों का सम्मेलन भारत, लिथुआनिया, वाशिंगटन डीसी, स्कॉटलैंड, इटली, कनाडा और लत्विया में आयोजित किया गया था। सम्मेलन से पूर्व केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्बा छिरिंग, अध्यक्ष खेम्पो सोनम तेम्पेल, उप अध्यक्ष डोल्मा छिरिंग, काल्युन नोर्जिन डोल्मा तथा अन्य अधिकारियों ने विशेष समन्वयक आजरा जेया और
सेनेटर डायन फाइनस्टन के साथ मुलाकात की। सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और मानवाधिकार डेस्क को मिली रिपोर्ट अनुसार चीनी अधिकारियों ने तिब्बती भिक्षु रिंझेन सुल्ट्रिम के परिजनों को उनसे जेल में मिलने के लिए इनकार कर रहे हैं। इसके अलावा उन्हें जबरन देशभक्ति शिक्षा और कठोर परिश्रम में रखा जा रहा है। चीनी अधिकारियों ने उन्हें अलगाववाद को भड़काने के झूठे आरोप में गिरफ्तार किया था। चीनी अधिकारियों ने नांगशिंग मठ के भिक्षु रिंझेन सुल्ट्रिम को 27 जुलाई 2019 को सोशल मीडिया पर राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी लेने की संदेह पर गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने उन्हें परिजनों तथा दोस्तों के साथ व्यक्तिगत मिलने के लिए प्रतिबंध किया गया है। एक अन्य खबर के अनुसार चीन सरकार ने तिब्बती विशेषज्ञों तथा लेखकों को निशाना बनाते हुए उन्हें लंबे समय के लिए सजा तथा कारावास में रखा जा रहा है। चीनी अधिकारियों ने उन लेखकों को अपनी राष्ट्रीय पहचान तथा बुनियादी अधिकारों जैसे तिब्बती भाषा एवं संस्कृति के संरक्षण में बात रखने के लिए गिरफ्तारी तथा लंबे कारावास की सजा सुनाई गई थी। इन लेखकों को अलगाववाद को कार्य की तथाकथित आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आपको याद है कि तिब्बती लेखक चीनी पुलिस के साथ साथ इंटरनेट आधारित सेंसरशिप की निरंतर निगरानी में रहते हैं। इन गिरफ्तार तिब्बती बुद्धिजीवी तथा लेखकों में रोंगपो गेंदिन हिंडुक, थुपदेन लोडे तथा रोंगपो खंकर शामिल है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा त्सरिंग तिब्बत पर विश्व संसदों का सम्मेलन में भाग लेने हेतु 17 से 30 जून 2022 के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का यात्रा कर रहे हैं। अपने इस आधिकारिक यात्रा के दौरान वह सैन फ्रांसिस्को, मिनेसोटा, वर्मंट और वाशिंगटन में रह रहे तिब्बती समुदाय को संबोधित करेंगे। सिक्योंग पेम्पा त्सरिंग का उत्तरी कैलिफोर्निया पहुंचने पर विभिन्न तिब्बती संगठनों तथा तिब्बती समुदाय के कार्यकारी सदस्यों ने हर्षोल्लास के साथ स्वागत की। तिब्बती लोगों को संबोधन में सिक्योंग पेम्पा त्सरिंग ने 16वें कशाक के मुख्य उद्देश्य, विशेष रूप से चीन तिब्बत संघर्ष के समाधान में प्रशासन के राजनीतिक प्रयासों के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कशाक द्वारा तिब्बत मुद्दे के प्रति विश्व स्तर पर प्रभावी अभियान शुरू करने हेतु स्वैच्छिक तिब्बत हिमायत अभियान अर्थात वी-टैग की स्थापना के बारे में अवगत कराया, जो युवा तिब्बतियों को तिब्बत मुक्ति साधना में भागीदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा उन्होंने युवा तिब्बतियों को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा शुरू की गई राजनीतिक पहल में अधिकतम भाग लेने पर जोर दिया है। भगवान बुद्ध के 4 पवित्र अवशेषों के साथ केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल 13 जून को मंगोलिया की राजधानी उलानबत्तर में स्थित गांदेन थेक्चोलिंग मठ पहुंचा है। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि भारत से लेकर आए पवित्र अवशेष 11 दिनों तक सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि मंगोलिया के लोग भारत के साथ मजबूत संबंध रखते हैं तथा वे भारत को बौद्ध धर्म, ज्ञान और ज्ञान के एक स्रोत के रूप में देखते हैं। उन्होंने कहा कि मंगोलियाई के लोगों के दिल और दिमाग में भारत का एक विशेष स्थान है। प्रतिनिधिमंडल का उलानबत्तर हवाई अड्डा पहुंचने पर मंगोलियाई के संस्कृति मंत्री सी नेमोन, सांसद एवं भारत मंगोलिया मैत्री समूह के अध्यक्ष सनरचिमेक, मंगोलिया के राष्ट्रपति के सलाहकार खम्पा नोमिन खान आदि कई गणमान्य व्यक्तियों के साथ बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षुओं ने इन पवित्र अवशेषों का धूमधाम के साथ स्वागत की। इस अवसर पर मॉस्को तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि टेलो टुल्गु रिम्बुछे ने
परम पावन दलाई लामा जी के संदेश प्रस्तुत किया। अपने संदेश में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि मेरी यही प्रार्थना है कि भगवान बुद्ध की शिक्षाएं की अभ्यास फैलते रहे, जिससे सभी प्राणियों को शांति और खुशी प्रदान कर सके। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।